लास्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे, है ना? तो आज उनको कंटिन्यू करते हैं। ये गेट लगाओ। कुछ ऐसे फॉर्मूले याद आ रहे हैं आप लोगों को? ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, फर्स्ट ऑर्डर वाला, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता था? 2.303 बाय टी log a माइनस एक्स। इसी से ये दोनों डराइव हुए हैं ना। डेरिवेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको याद करना आसान है। ये हर बार इसी टर्म में आएगा, पी इन्फिनिटी माइनस पी नोट, पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। ये जो मैंने वॉल्यूम ले लिया, अगर ये वॉल्यूम है तो वही फॉर्म आएगी। बैक्टीरियल ग्रोथ या बैक्टीरियल डिके, उसके लिए आप बनाओ कि एक बैक्टीरिया की लेयर थी और फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया मरता जा रहा है। यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइट इनफाइनाइट, हाइट टी, सेम फॉर्मूला, सॉरी नोट यही वाला, इनफाइनाइट और हर बार यही फॉर्मूला होता है। कई बार एंगल्स को लेके होता है, तो यहाँ पे थीटा नोट माइनस थीटा, थीटा टी माइनस थीटा नोट, थीटा टी, थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एग्जाम्पल सोल्व करें तो इनको ही यूज करना जरूरी है। चाहे इससे सोल्व करो या इनसे सोल्व करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। बस इनसे थोड़ा आसान हो जाता है। अब आप ये बताएं कि यहां पी इंफिनिटी है क्या? मतलब रिएक्शन कंप्लीट मान लें, यही ना? हाँ, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, हालांकि फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होती नहीं है, पर अपन ये बोलते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कंप्लीट मान लेते हैं। मान लो 99.999% कंप्लीट हो गई, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट मान सकते हैं ना? तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब रिएक्शन के कंप्लीशन पे प्रेशर, कौन सा प्रेशर? टोटल प्रेशर। पी नोट क्या है? इनिशियल प्रेशर मतलब रिएक्टेंट का प्रेशर। और पी टी क्या है? टी टाइम पर टोटल प्रेशर, टी टाइम पर टोटल प्रेशर। तो यहां इस फॉर्मूले में ये सारे है ना, टोटल के बारे में बात होती है। जबकि यहां क्या है? ये क्या है? रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये टी टाइम की कंसंट्रेशन। ये इंफॉर्मेशन केवल रिएक्टेंट के लिए है, लेकिन ये जो है वो टोटल के लिए है। फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक ऐसी रिएक्शन रखी है NH4NO2, ये सॉलिड है, ब्रेक हुआ, N2 गैस मिला, N2H2O लिक्विड, ऐसा लिखा था। आगे लिखा है वॉल्यूम ऑफ N2 collected is 20 ml at t equal to 10 minute and 40 ml after a long time। और ये लिखा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि फॉर्मूले फर्स्ट ऑर्डर पर एप्लीकेबल हैं। फाइंड के, ऐसा लिखा हुआ था। क्लियर? जैसे ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो किसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है? यहां जो भी रिएक्टेंट है सबके रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग डीकंपोज होगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के बनेगा। बात समझ गए ना? तो यहां किसी भी रिएक्टेंट को लेकर सोल्व करें, हम फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला ही लगाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, आपको नाइट्रोजन का वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम देखते आपको कौन सा फॉर्मूला याद आएगा? ये वाला। क्लियर? अब आप लिख रहे हैं यहां पे, हाँ, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपकी कंडीशन, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। वी नोट, वी इंफिनिटी और वी टी सब पता होना चाहिए। क्लियर? तो देखो मैं सोल्व कर रहा हूं। मैंने लिखा K इक्वल टू 2.303 बाय टी log, बताओ वी इंफिनिटी कौन सा है? 40 ml। वी नोट क्या है? हाँ, ये तो प्रोडक्ट है ना,
ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट t इक्वल टू 0 टाइम पे कितना होगा? 0, तो 0। अगेन v इंफिनिटी 40 माइनस 20, t भी लिख दो, t कितना दिया हुआ है? 10। ये सोल्व हो गया। समझे? जैसे आप कोई वॉल्यूम की प्रॉब्लम देखेंगे ऐसे करना है, पर वॉल्यूम पे प्रॉब्लम आने के चांसेस रेयर हैं। किस पे आएंगी? प्रेशर पे आएंगे सारी। ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, वो ज्यादा काम का है। अब ऊपर वाले फॉर्मूले को सही से यूज करना सीखते हैं हम लोग। ये क्लियर है ना एग्जांपल? ऐसा शायद अपने मॉड्यूल में एक ही क्वेश्चन है पूरे में। अब इस क्वेश्चन को सही से समझेंगे। एक रिएक्शन दी है ऐसे, ए गिव्स बी प्लस सी, आगे लिखा है एट टी इक्वल टू 0 प्रेशर इक्वल टू, ये ऐसे लिख देता हूं, मैं टेबल बना देता हूं। यहां लिखा था टाइम और यहां प्रेशर, और प्रेशर भी कौन सा? टोटल वाला। टाइम 0, प्रेशर 60 mm, टाइम 10, 100 mm, फाइंड के, ऐसा लिखा हुआ है। इसको मैं सोल्व करूंगा, नेक्स्ट आपको सोल्व करना है। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल में। कैसे करोगे देखो, या तो इससे सोल्व करो या इससे सोल्व करो, दोनों से आंसर सेम आएगा, है ना? पहले मैं इससे सोल्व करता हूं। इससे सोल्व करने के लिए आपकी क्या 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 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? पी नोट। तो ये पी नोट है कि नहीं है? है ना, पी नोट है। बोलते क्यों नहीं हो? ये कौन सा प्रेशर है? ये पीटी है। क्या चाहिए हमें? पी इनफाइनाइट चाहिए। सबसे पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। आप लिखेंगे कि रिएक्शन ऐसे चल रही है, देखो, ए गिव्स बी प्लस सी, टी इक्वल टू 0 पे ये प्रेशर पी नोट है। जब टी इक्वल टू इनफाइनाइट होगा मतलब ये खत्म हो जाएगा। अगर ये फिनिश होता है तो ये कितना बनेगा? बोलो, पी नोट। और ये भी पी नोट। अब जो टी इनफाइनाइट पर जो टोटल प्रेशर है उसको यही बोलेंगे। ये कितना हो गया? 2 पी नोट के इक्वल। पी नोट कितना दिया हुआ है? देखो 60, तो ये हो गया 120। अब सीधा इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, k इक्वल टू 2.303 बाय टी। टी कितना है? 10 लोग पी इनफाइनाइट 120, पी नोट 60, 120, पीटी 100। ये मैंने 100 लिख दिया। ये कितना आया? 60। ये कितना आया? 20। मतलब log 3 आया कि नहीं आया? बात समझ गए? log 3 की वैल्यू सबको पता है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ओके, इसको मान लो इस फॉर्मूले से करें, इस वाले से, तो कैसे होगा देखो। वापस ए गिव्स बी प्लस सी, टी इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर 60 है क्या? टाइम टी पर 60 में से मान लीजिए एक्स गया, सपोज करो। अगर एक्स जाएगा तो ये क्या बनेगा? एक्स और एक्स, इसमें कोई दिक्कत? अब बताइए पीटी कितना हुआ टोटल प्रेशर? सबको ऐड कर दीजिए, 60 प्लस एक्स इक्वल टू, ये तो दे रखा है आपको 100, एक्स कितना आया? 40 आ गया। अब ये फॉर्मूला काम में लेना, k इक्वल टू 2.303 बाय टी लोग, बोलो, ऊपर इनिशियल प्रेशर कितना है? 60, यहां a माइनस एक्स मतलब 60 माइनस एक्स, एक्स कितना है? 40, ये 60 और ये 20। अगेन सेम आंसर आया। अगर आप मोल में कंफर्टेबल हो ना, तब तो हमेशा यही बेस्ट मेथड है, क्योंकि यहां पूरा मोल कंसेप्ट है। समझ गए? चाहे इससे करो या इससे करो। बाई चांस आप भूल गए कि यार इसको कैसे यूज करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, तो अपना जो नॉर्मल मेथड है वैसे करो। जब हम लोग रेट कैलकुलेट कर रहे थे ना, तब भी मैंने ऐसे एग्जांपल लिए थे, याद है? तो ये समझ में आया ये, या रिपीट करूं? दोनों मेथड से समझ में आया? एक करके देखोगे आप? ठीक है, तो अगला एग्जांपल करके देखो। ऐसा लिखा था, यही लिख देता हूं।
बस इतना दिया हुआ है, ये 2 था, बस इतना क्वेश्चन है, ये सारी इंफॉर्मेशन वही है फाइंड के। ये मैंने चेंज कर दिया इसको, कोई डेटा चेंज नहीं कर रहा। दोनों मेथड से सोल्व करके बताओ जल्दी से। टोटल आंसर ये log की बात कितना आ रहा है? 3/2 ना, ठीक, बिल्कुल log 3/2 आना चाहिए। कितने लोगों का हो गया, हाथ खड़े करके बताओ। वेरी गुड। अब देखो कितना आसान सा है, पहले इस फॉर्मूले से करके देखते हैं। इस फॉर्मूले के लिए मुझे क्या चाहिए, पी इनफाइनाइट चाहिए। पहले की तरह सोल्व करना है। पहले इसका प्रेशर है पी नोट, इनफाइनाइट टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट मतलब रिएक्टेंट फिनिश। अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, सही है ना? तो यहाँ ये क्या बनेगा 2p नोट, और ये क्या बनेगा p नोट। इस टोटल प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पी इनफाइनाइट। तो यहां जो पी इनफाइनाइट हुआ वो हुआ 3p नोट के इक्वल, मतलब 3 इंटू 60 इक्वल टू 180। कोई दिक्कत इसमें? अब सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं, k इक्वल टू 2.303 बाय 10 log p इनफाइनाइट माइनस p नोट, p इनफाइनाइट माइनस pt। ये आ रहा है 120, ये आ रहा है 80, मतलब 2 और 3, 40 से डिवाइड करो। एकदम आसान है। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं काइनेटिक्स के, अब कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता इनमें, लेकिन सोचो आप कितना आसान है अगर मोल सही से आता है तो। सही बात है कि नहीं है? जैसे इससे करके देखता हूं मैं, 60 60 माइनस एक्स, ये क्या बनेगा 2x, ये क्या बनेगा x। पीटी मुझे दिया हुआ है, पीटी क्या होगा इन सबका सम, तो ये होगा 60 प्लस 2x जो इक्वल है 100 के। 2x कितना आया 40, x आया 20। k इक्वल टू 2.303 बाय 10 log a, ये है 60। a माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स माइनस कर दो 20, ये ऊपर तो है 60 और नीचे है 40, अगेन 3/2, है ना? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसको यूज करें हर बार, इसके बिना सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ये तो ऐसे एक फॉर्मेट ले आए। क्लियर है बात? ऐसे एग्जाम्पल खूब सारे हैं, अब आप करके देखोगे इनको, एक में भी नहीं फंसोगे। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं फिर। एक टाइम इंटरवल का फॉर्मूला था, ध्यान हो तो आपको।
एक कोई ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, याद आ रहा हो तो, K इक्वल टू 2.303 T2 माइनस T1 log A1 माइनस A2। कुछ याद आ रहा है ऐसा? अपने मॉड्यूल में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है ऐसा, है ना? तो वो क्वेश्चन क्या है सुनो। ऐसा क्वेश्चन है कि कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना? रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 0.4 m second inverse at 10 seconds या after 10 seconds, and 0.3 m second inverse after 20 seconds. Find K। अभी तक जो भी एग्जांपल हमने करे हैं ना, तो मैं हमेशा आपको ए नोट की वैल्यू देता था, सही बात है। लेकिन यहां बात ही 10 सेकंड बाद की हुई है। देखो रेट है वो 10 सेकंड बाद इतनी है और 20 सेकंड बाद इतनी है, शुरू में कितनी है वो नहीं पता। बात समझे? अब जैसे कोई रिएक्शन चल रही है, मान लो सपोज को ये है कि पहले 100 m कंसेंट्रेशन थी, फिर 50 m हुई, फिर 25 m हुई, ऐसा कुछ दे रखा है। ये इसको मैं ए नोट बोल देता हूं, इसको A1 बोल देता हूं, और इसको A2। ये कंसेंट्रेशन है। और ये बोला गया कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है ना? टाइम भी लिख देता हूं, ये कब है? T इक्वल टू 0 पे, ये T इक्वल टू 10 सेकेंड्स के बाद, और ये T इक्वल टू 20 सेकेंड्स के बाद। यहां से लेके यहां तक इसने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो किया है। तो यहां से लेके यहां तक क्या फॉलो किया होगा? फर्स्ट ऑर्डर। एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। तो अगर मैं यहां से यहां फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा सकता हूं तो यहां भी लगा सकता हूं। बात समझ गए ना? मैं क्या मान लूंगा कि ये यही शुरू हुई है, इस टाइम पे शुरू हुई है, और अगले 10 सेकंड तक किसको फॉलो कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर को। अगर ऐसा मान लेते हो तो इंटरवल वाला फॉर्मूला है ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। आप सीधा इस पार्ट के लिए ये लगाओ फॉर्मूला, K इक्वल टू 2.303 बाय T log A नोट बाय 80। देखना 2.303 बाय, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम इंटरवल है? 10 10 log A नोट कितना है यहां पे? 50 25। कोई दिक्कत इसमें? और इसको उससे सोल्व करते हो तो भी एक ही बात है। यहां पे देखो A नोट क्या है? 50, ये कितना है? 25, देखो वहां भी इतना ही था, और ये टाइम इंटरवल है, एक ही तो बात है। तो एक अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। बात समझे? पर इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है, वो क्या है कि आपको कंसंट्रेशन नहीं दे रखी, रेट दे रखी है। रेट दे रखी है ना, तो ये तो अपने लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होती है? R इक्वल टू के ए, R1 बाय R2 इक्वल टू A1 बाय A2। 0.4 बाय 0.3 मतलब 4/3। यहां क्या करना होगा? 4/3 लिखना होगा। नहीं समझे? ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक कोई क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें बोला गया था कि ए नोट नहीं दे रहे हम आपको, हम तो 10 सेकंड और 20 सेकंड बाद की कंसंट्रेशन दे रहे हैं, ये मान लो। अब वहां पर आप के कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हम ये बोलेंगे कि वो जो 10 सेकंड है ना, उसको तुम 0 सेकंड मान लेंगे, और 20 सेकंड को 10 सेकंड मान लेंगे, और वापस फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो कुछ नई चीज छोड़ना है। अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस में आया हुआ है, तो एकदम क्लियर है क्या? आगे बढ़ूं मैं? ओके। तो ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर के जितने टाइप के एग्जाम्पल थे ऑलमोस्ट सारे ले लिए। किसी रिएक्शन का ऑर्डर n है तो उसके लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लो है, मतलब इंटीग्रेशन के बाद में जो के का फॉर्मूला आता है, वो क्या है? किसी को याद है?
बोलो, k इक्वल टू 1/t, है ना? बिल्कुल सही बात। 1/80 की पावर n-1, 1/a0 की पावर n-1। ये आपको याद करना है। ये किसी भी ऑर्डर के लिए करेक्ट है, किसके अलावा? फर्स्ट ऑर्डर के अलावा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेक्ट क्यों नहीं है? वहां तो लोग आ जाता है, याद है ना? अब इससे बाकी ऑर्डर के फॉर्मूले निकालने हैं। जैसे मान लो आपको जीरो ऑर्डर का निकालना हो, तो क्या करोगे? n किलो जीरो पुट कर दोगे। देखो मैं करके देखता हूं। मैंने इसको जीरो पुट किया तो ये आ गया k इक्वल टू -1/t। यहां जीरो पुट करो तो पावर क्या आएगी? -1। -1 को मैं ऊपर ले जा सकता हूं, तो ऊपर बचा 80। ये भी -1, तो a0। इतना समझ में आया? अगर मैं इस माइनस को गायब करता हूं तो अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि ये तो बन गया अब a0, ये बन गया 80। t को मैंने इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से जो 80 मुझे मिला वो कितना मिला? a0 माइनस kt। जीरो ऑर्डर आया कि नहीं आया? चलो सेकंड ऑर्डर लेकर आओ। n इक्वल टू 2 पुट करो, सेकंड ऑर्डर। k इक्वल टू 1/t। देखो यहां मैंने 2 पुट किया, यहां भी 2 पुट करो। 1/80 माइनस 1/a0। आपको सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला याद नहीं रखना, ये याद रखना है, फिर वैल्यू पुट कर लेना। क्लियर? एक और वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करना। हाफ लाइफ कैलकुलेट करना, तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, याद नहीं करनी, है ना? क्योंकि बहुत सिंपल सा काम है वो, कि अगर हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है मतलब मुझे 80 क्या रखना है? हाँ, a0/2। अब 2 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। देखो मैं सोल्व कर रहा हूं कि t को इधर ले आऊं। देखो t हाफ इक्वल टू, बोलो, n-1 k 1/a0/2 की पावर n-1 माइनस 1/a0 की पावर। क्या ऐसे लिखने में दिक्कत आएगी किसी को? इतने में नहीं आएगी ना? ओके। अब इस 2 को ऊपर लेके जाओ, तो ये आया 1/n-1 k। 2 की पावर, है ना, दोनों पे है ये पावर। 2 ऊपर ले गया और कुछ नहीं कर रहा मैं, डिवाइडेड बाय a0 की पावर n-1, a0 की पावर n-1। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बता दो, इस स्टेप में आराम से कर सकते हैं इसको भी। अब बेस है ना वो सेम आ गया, मतलब कॉमन ले लो, है ना? हाँ, तो ये हो गया 1/n-1 k। ये लो a0 की पावर n-1। बता दो खुद ही क्या आएगा? दिस माइनस दिस, यही तो हुआ। 2 रेज टू पावर n-1 -1। मेरे हिसाब से इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आसानी से 20 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाएगा। देख लो क्या किया है मैंने। इतना सा है कि 80 की जगह a0/2 कर दो, ये तो हम हर बार ही करते आ रहे थे, है ना? तो ये मैंने किया, 2 को ऊपर लेकर गया, दोनों में बेस कॉमन हो गया, एक साथ लिख दिया, उसको एलसीएम लेके। क्लियर एकदम? याद हो जाएगा। तो याद तो करना ही नहीं है ना, हो क्या जाएगा? याद नहीं करना, सोल्व करना है। अब जैसे सपोज करो यहां से मुझे सेकंड ऑर्डर है ना उसका टी हाफ कैलकुलेट करना है, सेकंड ऑर्डर का। ये सारी बातें सेकंड ऑर्डर की हैं। टी हाफ ऑफ सेकंड ऑर्डर देखना, यहां रखा 2, तो 2 माइनस 1 1, तो एक तो बच गया 1/k। यहां तो इधर देखो, यहां 2 रखो, 2 माइनस 1 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 माइनस 1 1, ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब नीचे 2 माइनस 1 1, मतलब नीचे क्या बचा? ओनली a0 बचा, सेकंड ऑर्डर का टी हाफ।
समझ गए मेरी बात? सेकंड ऑर्डर है ना, उस पे ऐसे मान लो 99% क्वेश्चन है वो जीरो फर्स्ट ऑर्डर पे है। मान लो मॉड्यूल में 200 क्वेश्चन होंगे तो सेकंड ऑर्डर पे 2 ही मिलेंगे। इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस ये 2 फॉर्मूले है ना, वो ध्यान रखने अपने को। यहां से एक और जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि देखो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर n-1 है। सही बात है क्या? या इसको आप बोल सकते हो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 की पावर 1-n। कोई प्रॉब्लम? अब इसके हिसाब से ये देखो, यहां बोलना जीरो ऑर्डर के लिए, पहले जीरो ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं अपन, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। इसके लिए जो टी हाफ है वो सी पर कैसे डिपेंड करेगा? जीरो ऑर्डर, यहां एन के लिए जीरो पुट कर दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बात भी सही है, याद करिए जीरो ऑर्डर के लिए होता था टी हाफ इक्वल टू a0/2k। फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमें ऑलरेडी याद है। फर्स्ट ऑर्डर पे फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है तो यहां से हम कुछ रिजल्ट नहीं लाएंगे। सेकंड ऑर्डर, चलो वैल्यू पुट करो 2 यहां पे, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0। अगर आपको टी हाफ और a0 का ग्राफ बनवाएं तो जीरो ऑर्डर के लिए कैसा आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसा आएगा? कांस्टेंट। सेकंड ऑर्डर के लिए कैसा आएगा? रेक्टेंगल हाइपरबोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एकदम आसान है ना? ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। तो मैंने क्या लिखा? एन ऑर्डर के लिए पहले फॉर्मूला लिखा जो मुझे याद करना है, उससे टी हाफ हम जब भी क्वेश्चन आएगा डराइव करके देखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि टी हाफ का a0 से क्या रिलेशन है, उस बेसिस पे हमने सारे कर लिए। क्लियर ये बात? तो ऐसे देखो, अब एक मान लो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 100 m है, इसका फर्स्ट टी हाफ 10 मिनट है, तब ये 50 m हो गया। अब इसको 25 m होने में जो टाइम लगेगा उसको सेकंड टी हाफ बोलेंगे। सोच के बताओ कितना आएगा? फाइव मिनट, 10 मिनट, ऐसे तुक्के क्यों मारे हो? रिजल्ट लिखा है ना अपने पास सारा का सारा, देखो सारा रिजल्ट लिखा है, सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है। 20, हाँ देख के पता चल रहा है, ये टाइम आएगा 20 मिनट्स। अरे यार सीधा से देखो, आप जैसे सेकंड ऑर्डर आए और टी हाफ की बात हो रही है तो आपको ये तो ध्यान आ ही जाएगा। इधर देखो सब लोग, ये रिलेशन कौन सा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर मैं इसको डबल करूंगा तो ये हाफ हो जाएगा, अगर मैं इसको हाफ करूंगा तो ये डबल हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी, कंसंट्रेशन हाफ कर दी तो टाइम क्या होगा? डबल होगा। ऐसे दिक्कत आ रही है तो कैलकुलेशन कर लो। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टी हाफ 1/t12 इक्वल टू, ये नीचे की तरफ है a01 a02। कोई दिक्कत? ऐसा तो लिख लेते हैं सब, वहां देख के बोलो फर्स्ट टी हाफ कितना है? 10, उसके बाद टी हाफ पूछा गया है, a01 कितना है? 100, a02 50, ये हो गया 2, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ 20। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सब जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाफ करोगे डबल हो जाएगा, डबल करोगे हाफ हो जाएगा। 20 मिनट आएगा ये। जब ये फर्स्ट ऑर्डर था, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होता तो 100 m, अगर ये
टी हाफ है ना वो 10 होता, तो जो नेक्स्ट टी हाफ है वो भी कितना होता, 10 ही होता, क्योंकि वहां टी हाफ कांस्टेंट है। अगर ये जीरो ऑर्डर होता, 100 m, 50 m, 25 m, अगर ये टी हाफ 10 मिनट होता तो ये टी हाफ 5 मिनट होता। कैसे पता चला? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप इसको आधा करोगे टाइम भी आधा हो जाएगा। बात समझे? अब सुनना अगली बात। हम 3 कार यहां से स्टार्ट करते हैं, तीनों की इनिशियल स्पीड सेम है, सेम इनिशियल स्पीड है ना। हमने 20 मिनट बाद देखा, तो आप बताओ 20 मिनट बाद हम देखें, तीन है ना जो कार है वो एक जीरो ऑर्डर फॉलो कर रही है, एक फर्स्ट ऑर्डर, एक सेकंड ऑर्डर, उनकी स्पीड ये है। अगर हम 20 मिनट बाद देखें तो सबसे आगे कौन सी कार होगी? जीरो ऑर्डर होगी। जीरो ऑर्डर है ना, जिस स्पीड से आपने स्टार्ट किया है हमेशा उसी स्पीड पे चलती रहेगी, कभी उसकी स्पीड चेंज होगी नहीं। तभी तो किसने यूनिटरी मेथड से सोल्व करे थे। बाकी फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में स्पीड कम होती जाएगी। अब बताओ जीरो ऑर्डर के पीछे कौन सी कार होगी? फर्स्ट ऑर्डर। यहां दिख रहा है क्लियरली, हर चीज में तुक्का मारना जरूरी थोड़ा है। देखो यहां, देखो ये सेकंड ऑर्डर है ना, यहां बताओ 75% कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? यहां से यहां 75% कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? उसको कितना टाइम लगा इसके लिए? 10 और 20, 30 मिनट। 30 मिनट में वो अपना 75% ट्यूर कंप्लीट कर लेती है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर ने ये काम 20 मिनट में ही कर दिया और जीरो ऑर्डर ने ये काम 15 मिनट में ही कर दिया। बात समझे? इसको ऐसे सोच सकते थे, देखो कि फर्स्ट ऑर्डर है ना वो तो ये होता है और सेकंड ऑर्डर ये होता है। रिएक्शन चलेगी तो कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी ना। अब मान लो कंसंट्रेशन हाफ हो गई, जब ये हाफ हो गई थी तो इसकी रेट कितनी होगी? 1/2। और जब यहां रिएक्टेंट हाफ हुआ था तो रेट 1/4 हो गई। स्पीड है ना, मान लो ये 100 से चल रही थी पहले, अब इसकी स्पीड 50 हो गई है, जब आधी आधा ही रास्ता तय कर चुकी है, जबकि इसकी स्पीड 1/4 हो चुकी है। थर्ड ऑर्डर होता तो 1/8 हो चुकी होती। समझ गए ना? तो जीरो ऑर्डर सबसे फास्ट चलती है, फिर जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा उस रिएक्शन की रेट उतनी ही कम होती जाती है टाइम के साथ साथ। नहीं समझ में आया? आगे। इसके अलावा एक टाइप की और रिएक्शन होती है बच्चों, बस केवल जानना है क्या है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, नाम सुना है सभी ने? ओके। एक रिएक्शन थी ऐसी, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, इसकी रेट ऐसे लिखी गई थी। बताओ ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? कौन सी? हाँ दिखा, लिख तो रहा है। फर्स्ट ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट इसके 1 और 1 कितना हो गया 2, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर? के की यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एम सेकंड इनवर्स, यही बोल रहे हो ना? एम सेकंड इनवर्स या बोल सकते हो, नहीं सॉरी, एम एन माइनस 1 सेकंड इनवर्स है ना, या इसको बोल सकते हो मोल 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 सेकंड इनवर्स, ऐसे लिखते हैं। ओके, तो इसकी यूनिट भी क्या हुई फिर? एम सेकंड ऑर्डर है ये, एन के लिए क्या रखोगे? एम माइनस 1 सेकंड इनवर्स। कोई दिक्कत? एक्चुअली कोई भी रिएक्शन है ना वो अपने आप जीरो ऑर्डर की होती नहीं है, उसको जीरो ऑर्डर की बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? कि एक रिएक्शन हो रही थी, उसमें रिएक्टेंट खूब सारा ले लो, इतना सारा कि उसकी कमी ना पड़े कभी, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा, रिएक्टेंट तो बहुत सारा है। जैसे मैं एक दिन बोल रहा था कि जो एडजॉर्प्शन होता है ना, गैस का एडजॉर्प्शन सॉलिड की सरफेस पे,
हाई प्रेशर पे वो जीरो ऑर्डर का हो जाता है। कैसे? गैस की कमी नहीं है, और गैस तो आपके पास खूब सारी है एडजॉर्ब करने के लिए। अब तो रेट किस पर डिपेंड करेगी? वो जो एडजॉर्बेंट है उसकी सरफेस पर, कितनी सरफेस उसके पास अवेलेबल है। समझे? तो रिएक्टेंट खूब सारा ले लो तो उस पर डिपेंडेंस खत्म। नहीं समझ में आई बात? वैसे तो ये सेकंड ऑर्डर थी। अब मैंने क्या काम किया, इसको तो लिया 0.1 एम और इसको ले लिया मैंने 10 एम। मैं एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। एक कोई फैक्ट्री है, वो ये मार्कर बनाती है। उस फैक्ट्री में दो यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 2। यूनिट 1 ये बनाती है और उनकी कैपेसिटी है 100 पेन पर डे। यूनिट बी ये बनाती है कैप, उनकी कैपेसिटी है 1000 पर डे। अब आप फैक्ट्री में गए, ओनर से जाके बोले कि मुझे 500 मार्कर चाहिए। तो ओनर है ना, वो यूनिट 1 में फोन करेगा कि यूनिट 2 में फोन करेगा? 1 में। क्योंकि ये तो इतना ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं कि इनके तो फर्क ही नहीं पड़ता। इनको 500 पेन बनाने के लिए 5 दिन चाहिए, ये एक दिन में 1000 बना देंगे। तो आपको ये मार्कर कब मिलेंगे, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? फर्स्ट वाले कैसे काम करते हैं, क्योंकि सेकंड तो एक्सेस में है ऑलरेडी। सेम बात मैं यही बोल रहा हूं कि देखो, एक को आपने बी से 100 टाइम्स ज्यादा लिया हुआ है, सही बात है ना? तो अब ए पर रेट की डिपेंडेंस खत्म। अब इस ए पर रेट डिपेंड नहीं करेगी, ए है ना वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। अरे जब ये पूरा भी खत्म हो जाए ना, तो ये कितना खत्म होगा? 0.1 ही खत्म होगा। तो रिएक्शन पूरा होने के बाद भी 9.9 बचा हुआ है, और 10 में से 0.1 गया, तो उसको तो नेग्लेक्ट कर सकते हो आप। और वो बात तो कब होगी? जब रिएक्शन खत्म होगी। मतलब हुआ कि ये है ना अब कांस्टेंट ही रहेगा। अगर ये दोनों अब कांस्टेंट बन गए, तो मैं इसको लिख देता हूं R इक्वल टू के डैश बी की पावर 1। पहले ये कौन सा ऑर्डर थी, अब ये कौन सा ऑर्डर होगी? फर्स्ट ऑर्डर। इसको ऐड मत कर देना, ये तो डैश लगा हुआ है इसके आगे, है ना? अब ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर। जो पहले सेकंड थी अब फर्स्ट हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात समझे? अब इसका जो यूनिट है के डैश का, अब वो फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि यहां जो के डैश है वो किसके इक्वल है? के इंटू ए की कंसंट्रेशन। अब इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स आएगी। खुद ही देख लीजिए आप, पहले इसकी यूनिट ये थी, मतलब इसकी जो यूनिट है ना वो है m-1 सेकंड इनवर्स। आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? m से। m से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, वो तो वैसे कॉमन सेंस की बात है कि यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गई तो के की यूनिट क्या आएगी? जो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। समझ गए ना? या फिर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर उसने लिख दिया कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, इसका मतलब उसने एक्सेस रिएजेंट की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर रखा है। और केवल रेट कांस्टेंट लिखा तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्या रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और कैटलिस्ट। लेकिन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो एक्सेस रिएजेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। देख लीजिए ना कि के डैश क्या है, दिस इनटू दिस। आपने वहां उसको 10 एम लिया था, है ना? अगर मैं उसको 100 एम ले लूं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखनी होती है। क्लियर है? ये पॉइंट लिखा हुआ है आपके नोट्स में कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट एक्सेस रिएजेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। अब आगे जो एग्जांपल्स आएंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। हटा दूं किसको?
है ना। अब जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनो क्या है टॉपिक का नाम। अब वो बैठ जाएंगे आराम से, टेंशन ले रहे हो। टॉपिक का नाम है, टॉपिक क्या मतलब क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं अपने मन से टॉपिक बना रहा हूं, हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें डेटा दिए होंगे खूब सारे, ये टॉपिक आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे इसके ऊपर। हमें कुछ डेटा दिए होंगे, उन डेटा को ऑब्जर्व करके आपको बताना है कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है। समझ गए ना टॉपिक क्या बोल रहा हूं मैं, हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। खूब सारे क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के ऊपर। पहला मेथड है हाफ लाइफ मेथड। इस पे 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देख लो आप। पहला वाला, हमें यहां पे रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है और टी हाफ दे रखा है। इनिशियल कंसंट्रेशन है 1m 2m 0.5m, टी हाफ दे रखा था 9.01 9.02 9.015 सेकेंड, और आगे लिखा था फाइंड ऑर्डर। डेटा ऑब्जर्व करो और बताओ कि ऑर्डर क्या है। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है ना। क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो, पर पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ये जो वेरिएशन आ रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया, इनको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कितने लोग जीरो ऑर्डर बोल रहे हैं? अरे आप अपना बोलो, इधर उधर क्यों देख रहे हो? गलत है जीरो ऑर्डर तो। फर्स्ट ऑर्डर, देखते ही पता चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर। आप ऐसे ऑब्जर्व करिए, यहां से यहां जाने पे आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी चेंज की? डबल करी। उससे टी हाफ पर क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। अरे ये तो एक्सपेरिमेंटल है सारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हटा दिया करो इनको। मैंने इसको डबल किया, ये कितना हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने इसको हाफ किया, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब इस रिएक्शन में जो टी हाफ है ना, वो तो कांस्टेंट है। नहीं समझ में आ रहा? तो फिर ये कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर है। देखते ही सोल्व हो गया। क्लियर है? ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें टी हाफ कांस्टेंट होता है? फर्स्ट ऑर्डर है। अगला देखो फिर, वापस से वही ए नोट के डेटा है, सेम डेटा 1m 2m 0.5m, टी हाफ गिवन है, टी हाफ दे रखा था 10 20 और 5 मिनट। फाइंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर पक्का? आप सीधा कैसे देखेंगे? मैंने इसको डबल किया, ये भी डबल हो गया। मैंने इसको हाफ किया, ये भी हाफ हो गया। मतलब यहां तो जो टी हाफ है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नोट के। तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ? जीरो ऑर्डर हुआ। देखते ही पता लग रहा है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया ना, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते आंसर कि देखते ही पता लग रहा है कि जीरो ऑर्डर है ना। वो आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये तो अपने नीट के पेपर की बात थी। अब मान लो ये बोर्ड में आता है, तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा? देखो, आप लिखेंगे कि हमें अच्छे से पता है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर n-1, या ऐसे भी लिख सकते हो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर 1-n। कोई दिक्कत? इसका मतलब मैं लिख सकता हूं टी हाफ 1/t12 ए नोट 1/ए नोट 2 की पावर n-1। ऐसे खुश होते हुए क्यों जा रहा है? क्लियर है? अरे फॉर्मूला क्लियर है क्या? चलो वैल्यू पुट करो। टी हाफ कोई सब ले लो, आपके पास 3 वैल्यू है, कोई 2 वैल्यू ले लो। पहला और दूसरा ले लेते हैं। पहला टी हाफ नहीं, ये वाला है, सॉरी। पहला टी हाफ कितना दिया है? 10 लिखा मैंने, ये टी हाफ 1 लिख दिया।
पहला टी हाफ 10 लिखा था, दूसरा टी हाफ 20 ले लें, ये मैंने 20 ले लिया। ए नोट 1 1/2 पावर n-1 1 - n, ये कितना है 1/2, ये भी कितना है 1/2 1 - 1। अब आप खुद ही सोचो कि n में क्या रखूं, 1/2 और 1/2 दोनों 1/2 होने चाहिए। ऐसा तब हो जब इसकी पावर 1 हो, मतलब 1 - n है ना, वो 1 आना चाहिए। नहीं समझे? हो गया। बोर्ड में आएगा तो ऐसे सोल्व करेंगे। अपने पेपर में आया तो देखते ही बोलेंगे कि टी हाफ है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ए नोट के, जीरो ऑर्डर है ये। समझ गए? थर्ड एग्जांपल क्या आता है, बस 3 एग्जांपल ही बनते हैं इसके ऊपर। कुछ लोग बोल रहे हैं इस बार सेकंड ऑर्डर आंसर करेंगे, और मैं लिख रहा हूं फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फाइंड x, a नोट t हाफ 1m 2m 0.5m 10 मिनट्स 5 मिनट्स x मिनट्स। सेकंड ऑर्डर तो पहले से ही है ये। अब आप बताओ कि x क्या आएगा। अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओ तो देखते ही आंसर बोल सकते हो। 20, कितने लोग 20 बोल रहे हैं? वेरी गुड, देखते ही पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? आप सीधा याद करोगे, अगर ये सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर तो बोल ही दिया, तो वो होता है टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हर कोई जानता है, ये डबल तो वो हाफ, ये हाफ तो वो डबल। देखो मैंने इसको डबल किया, ये हो गया हाफ, मैंने इसको हाफ किया तो ये होगा डबल। 20 मिनट आंसर आएगा। ओके, मान लो ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो कैसे करें अपन? मतलब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकते हैं, है ना, कुछ भी खास बात नहीं है इनमें। नहीं, वापस से वही ये वाला फॉर्मूला मैं सोल्व करता हूं। अभी देखो, एक तो आपको x लेना पड़ेगा, एक इनमें से कोई वैल्यू ले लो। कौन सी लें? फर्स्ट वाली ले लेते हैं। फर्स्ट वाली देखो, पहला टी हाफ कौन सा है? 10। क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है ना? 10। दूसरा टी हाफ x, वो मुझे पता करना है। फर्स्ट वाली कंसंट्रेशन ऊपर देखो 1 बाय दूसरी 0.5, 1 - 2। क्या किया है? ये टी हाफ बाय ये टी हाफ, ये कंसंट्रेशन बाय ये कंसंट्रेशन, ऑर्डर 2 दे रखा है तो n की जगह 2 रख दिया मैंने। बताओ ये कितना आया? ये तो इतना ही आएगा 10/x। इसको सोल्व करो, ये 2 हो गया, 2 की पावर -1 मतलब 1/2। क्लियर है? बताओ x कितना मिला? 16 हो गया। बोर्ड में है तो वैसे सोल्व करना, ऐसे है तो सीधा बोलना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो कंसंट्रेशन को हाफ की, टी हाफ डबल हो जाएगा। हमने एक लाइन बना के तो किया था पूरा। पहला टी हाफ 10 मिनट था, दूसरा 20 मिनट था, याद है? तो हाफ लाइफ पे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिससे आपको ऑर्डर पहचानना होता है। एक ऐसा हो सकता है, किस रिएक्शन की हाफ लाइफ केवल टेम्परेचर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस पर डिपेंड करती है? फर्स्ट ऑर्डर, और कोई चेंज कर ही नहीं सकता। क्लियर है? इनिशियल रेट मेथड, हमें इनिशियल रेट्स दी होंगे, उसको देख के पहचानना है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके, ऐसे बना के देंगे कि एक रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये है, ऐसे रिएक्शन है कोई A + B, ये C, ए और बी की कंसंट्रेशन दे रखी है और यहां लिखिए इनिशियल रेट। इसको लिखा था 0.1m
0.2m 2 इंटू 10⁻³ दूसरा ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया 0.2m 0.2m 8 इंटू 10⁻³ 0.1m 0.4m 2 इंटू 10⁻³ ऐसा लिखा था। ये देखो और आगे लिखा फाइंड रेट लो। आपको याद आ गया कि ये क्वेश्चन खूब मिला है हमें पेपर्स में भी, मॉड्यूल में भी, सब कहीं पे है ना। तो जल्दी से सोल्व करो आप लोग, और वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी से सही होना चाहिए। थ्री प्लस 0 इक्वल टू 3 प्लस पूछ रहे हो मेरे से, मेरा मतलब आंसर गलत है, थोड़ा सही सोचो। ऑर्डर 3 आ रहा है, 3 क्यों आ रहा है यार, थोड़ा सही से सोल्व करो। टू आ रहा है, इसका आंसर 2 आना चाहिए। यार ये वो क्वेश्चन है जो गलत होना ही नहीं चाहिए। ऐसे पेपर में ढूंढ रहे हो ना, पहला कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, तो इस पर हाथ मारना चाहिए, फिर भी आप सोल्व नहीं कर रहे। कितने लोगों का आंसर 2 आ गया, और बोर्ड में भी खूब आता है ये। अब देखो यहां पे सबसे पहले अगर ये बोर्ड में आता है तो कैसे सोल्व करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट है, आप ऐसा देखेंगे जैसे आपको एक के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, तो बी को कांस्टेंट लेना है। ऐसे एक्सपेरिमेंट देखो जिसमें बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई, कोई दो एक्सपेरिमेंट। तो आप देखो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में बी कांस्टेंट रहा है। अगर बी कांस्टेंट है तो रेट लो में बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे आर इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, जो आपको नहीं पता। सही है। फिर आप लिखोगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2, ये मैं बोर्ड वाला सोल्व कर रहा हूं, 1 एंड 2। तो मैं लिख रहा हूं R1 बाय R2 इक्वल टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन बताओ 0.1 एक्स के 0.2 एक्स। अरे ए की कंसंट्रेशन लिख दी दोनों एक्सपेरिमेंट में, बी को लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि बी कैंसिल आउट हो जाएगा। लिखना चाहो तो लिख दो, चाहे तो मत लिखो, है ना। मान लो आपको लिखने की इच्छा है, जरूर लिख देते हैं 0.2 y 0.2 y इक्वल टू रेट बोलो 2 इंटू 10⁻³ 8 इंटू 10⁻³ शायद आप लोगों को पता नहीं चला मैंने क्या किया। मैंने इसके लिए रेट लिखा, इसके लिए रेट लिखा, ऑर्डर मैंने एक्स और वाई मान लिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, वो तो मुझे पता ही करने हैं। तो ये पहले ए की कंसंट्रेशन लिख दी दोनों ऊपर और नीचे, दोनों की पावर एक्स। बी की लिख दी, बी की ना लिखोगे तो चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये रेट के इक्वल कर दिया मैंने। फिर आप लिखोगे के कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये क्या बचा 1/2 की पावर एक्स। बताओ सही बात है क्या, पॉइंट हट गए, पावर सेम है, ऐसे लिख सकता हूं। इधर बोलो 1/4। अब मैं x क्या रखूं कि ये 1/4 बन जाए, x लिखोगे 2। कोई दिक्कत, अभी x पता किया है, केवल x पता लग गया, अब आपको पता करना है y। अगर x पता लग गया तो इनमें से कोई सा भी एक्सपेरिमेंट ले लेना जो आपका मन करे, बस b बदलना चाहिए। तो सपोज करो जैसे मान लो मैंने ये ले लेता हूं 1 और 3 ले लेता हूं, किसमें a कैंसिल आउट हो जाएगा और b डबल b हो रहा है। ये अपन बोर्ड के हिसाब से कर रहे हैं, है ना। हमने लिखा, यहां लिखेंगे फिर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 R1 बाय R3 इक्वल टू के, बोलो 1 में ए की कंसंट्रेशन बोलो
अरे देखकर बोलनी है, कैलकुलेट नहीं करनी, बोलो सब। 0.1 पावर एक्स के, बोलो 0.1 पावर एक्स। बी बोलो 0.2 वाई, 0.4 वाई, 2 इंटू 10⁻³ बाय 2 इंटू 10⁻³, ऐसा लिखा है। अभी यहां पे के कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, अब बचा बोलो 1/2 y इक्वल टू 1। किसी की भी पावर 0 रख दें तो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। y कितना आया, 0। आपसे पूछा है कि फाइंड रेट लो, अब आप रेट लो लिखेंगे r इक्वल टू के, ए का स्क्वायर, b की पावर 0, या केवल इतना लिखोगे तो भी चलेगा, के ए का स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे तो हमें बोर्ड में करके आना है, लेकिन अभी हम देखो इसको कैसे करेंगे सोल्व। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 देखो, अब सही सबको सही से समझना है। 1 और 2 में b कांस्टेंट है, मैंने इसको डबल किया, ये कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, है ना। डबल करने पे 4 टाइम्स, मतलब डबल के ऊपर मैं क्या पावर लगाऊं कि ये 4 टाइम्स बन जाए। 2 ही आएगा ना। ऐसे करके, ऐसे लिख कर देखना है, सोचना नहीं है। अभी कई लोग 3-3 बोल रहे थे ना, वो ऐसे इसी चक्कर में गलत किया उन्होंने। आपने डबल, डबल के ऊपर मैं क्या पावर लगाऊं कि वो 4 बन जाए। बात समझ गए? ओके, एक्स पता लग गया। अब वाई पता करते हैं, वापस से वही ढूंढोगे कि वाई पता करने के लिए बी बदलना चाहिए और ए कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 में ए कांस्टेंट है, नहीं है क्या? तो बोलो ना। आपने इसको डबल किया, किया कि नहीं किया? इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क कब नहीं पड़ता, जब 0 ऑर्डर हो। एकदम आसान सी बात थी, समझ गए? अगला एग्जांपल करें? ठीक है, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, सोच के बताओ। फाइंड रेट लो। एक्स 2 और वाई 2 आ रहा है, टोटल ऑर्डर 4। देखो ऐसे देखते हैं अपन, चलो इधर देखो सब लोग। सबसे पहले देखो यही सोल्व कर लेते हैं, तो समझ आएगा। सबसे पहले आप ऐसा एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें बी कांस्टेंट रहा हो। दिख रहा है सभी को? मैंने इसको डबल किया, ये 4 टाइम्स हो गया, ऑर्डर आ गया 2। एक के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 पहले से पता था अपने को, वो सेम ही रखा है मैंने। अब ऐसा एक्सपेरिमेंट देखो जिसमें ए कांस्टेंट हो। ऐसा तो कोई एक्सपेरिमेंट है ही नहीं। नहीं है तो कोई बात नहीं, इक्वेशन लिख के कर लेंगे हम। कैसे करेंगे देखो, अब मुझे इसकी पावर पता लग गई कि इसकी पावर तो क्या आएगी, 2 आएगी। इसकी पावर पता करनी है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट देखो जिसमें बी चेंज हुआ है। किसमें चेंज हुआ है, ये ले लूं, ये दोनों एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। 2 और 3 ले लो या 1 और 3 ले लो, सही बात है ना। 3 तो लेना पड़ेगा, बी 3 में चेंज हुआ है, मैं इन दोनों को ले रहा हूं। फिर मैंने लिखा आर सेकंड बाय आर थर्ड इक्वल टू के बाय के। बोलना बच्चों, एक्सपेरिमेंट 2 में ए की कंसंट्रेशन 0.2 की पावर 2, ये तो आपको पता है।
0.4 ये भी पता है, पावर 2। बोलो आगे, बी के लिए 0.2 पावर y, 0.4 पावर y इक्वल टू, रेट बोलिए 8/32। वो पावर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, के से के कैंसिल आउट, ये कितना बचा 1/2 की पावर 2, सही है क्या? और ये 1/2 की पावर y इक्वल टू 1/4। एकदम क्लियर। ये क्या बन गया 1/4, तो 1/2 की पावर y इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। अब मैं y क्या रखूं कि ये 1 बन जाए, जीरो ऑर्डर आ गया। मतलब अगर आपको डेटा सेम ना मिल रहे हो ना तो इक्वेशन से कर लेना। नहीं समझ में आया? पर ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस साल आपको ये क्वेश्चन जरूर से मिलेगा, या तो बोर्ड में मिले या नीट में, मिलता ही है ये वाला, और पेपर्स में तो खूब सारा मिलेगा, तो अब गलत नहीं होगा ना। ओके, हम एक रिएक्शन का ऑर्डर पता करने की कोशिश कर रहे थे डेटा देखकर। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, हाफ लाइफ दे रखी हो तो कैसे पता करेंगे, दूसरा इनिशियल रेट दे रखी हो तो कैसे पता करेंगे, तीसरा क्या मेथड है, हिट एंड ट्रायल। मतलब आपको कुछ ना तो हाफ लाइफ दे रखी है ना इनिशियल रेट दे रखी है, कुछ डेटा दे रखे हैं, देख के पहचानना है कि कौन सा ऑर्डर है ये, है ना। देखो हमें ऐसे बोला गया कि ये तो टाइम है ऊपर तो, और नीचे 80 दिया हुआ है। टाइम लिखा था 0, 10, 20, 30। कंसंट्रेशन थी 0.4 m, 0.2 m, 0.1 m, 0.05 m। पूछा फाइंड ऑर्डर, ये किस ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिएक्शन चल रही है। मे भी डेटा से कुछ पता लग जाए, वरना फिर सोल्व करेंगे। लिख लो आप कॉपी में इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टाइम के साथ कंसंट्रेशन का वेरिएशन दे रखा है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे जा रही है ऐसे कंसंट्रेशन आ रही है। कितने लोग सेकंड ऑर्डर बता रहे हैं, गलत है। फर्स्ट ऑर्डर कैसे लाए, फर्स्ट ऑर्डर मुझे लगा सेकंड ऑर्डर तो है नहीं, या तो फर्स्ट है या जीरो है। अगर फर्स्ट बोलेंगे तो भी 50% चांस तो सही है, सही होने के, ये कंसेप्ट लगाया। ऐसे देखो इसको, नहीं यार ये कोई सा भी ऑर्डर नहीं है। रुको, डेटा गलत हो गया, एक बार रुको। अब देखो इसको, मैंने हाफ लाइफ बना दिया उसका। नहीं पहला वाला भी सही था वैसे, वो फर्स्ट ऑर्डर था जिसने बोला था सही था वो। चलो इसको देखते हैं, फिर वापस मैं उस पर आता हूं। ये बता दीजिए पहले कौन सा ऑर्डर है। देखिए यहां से यहां जाने में इसके कितने मोल गायब हुए, 0.1। यहां से यहां जाने में 0.1, यहां से यहां जाने में। टाइम का गैप देखो कितना गैप है, 10 का। कितना गैप है, 10 का। कितना गैप है, 10 का। हर 10 मिनट के बाद 0.1 मोल गैप हो जाता है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब रेट कांस्टेंट रहे हमेशा, मतलब जीरो ऑर्डर। नहीं समझ में आया, है ना। जैसे यहां आपको मान लो इसकी रेट पता करनी है, ये रिएक्शन थी, ए गिव्स प्रोडक्ट, इसके डेटा है मान लीजिए,
यहां से यहां रेट पता करो इन दोनों के बीच में, तो आप लिखोगे रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी। माइनस डी ए मतलब दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव में कितना है 0.1 बाय टाइम 10। 0.01 रेट है बच्चों पहले 10 मिनट में। अगले 10 मिनट में बताओ यहां से जाके यहां जाने में चेंज कितने का 0.1, 0.3 से 0.2, कितना गैप अगेन 10 का। क्या रेट कांस्टेंट नहीं आ रही? ऐसा किस में होता है? जीरो ऑर्डर में होता है। तो आपने लिखा है क्वेश्चन, ये जीरो ऑर्डर है। अब ये वाला भी लिख लेना, ये दोनों क्वेश्चन लिखने हैं आपको, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये पहले जो मैंने लिखा था ना वो वापस लिख दिया मैंने, है ना। ये वाला फर्स्ट ऑर्डर है, कैसे पता चला? क्योंकि यहां देखो हर बार कंसंट्रेशन हाफ हो रही है, हाफ हुई फिर हाफ हुई फिर हाफ हुई। तो ये जो भी टाइम है ना, ये सब कौन से टाइम है? ये टी हाफ है, ये सब टी हाफ है। सही बात है। और सभी में जो गैप है, टाइम इंटरवल है, वो कितना है 10। इसका मतलब यहां जो टी हाफ है वो तो कांस्टेंट है। और ऐसा किस में होता है? फर्स्ट ऑर्डर में होता है। मतलब मैंने कुछ रैंडम डेटा दिए थे और ऑर्डर पूछे थे आपसे। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था इस चैप्टर का, हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल डेटा मिलेंगे और हम चेक करेंगे ऐसे। डेटा को ऑब्जर्व करना है बस। जैसे इसमें तुरंत ऑब्जर्व हो रहा है कि देखो हर बार हाफ होता जा रहा है, भले तो हाफ लाइफ है। सही बात है। फिर हमने हाफ लाइफ चेक किया, हर बार 10-10-10 आ रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। या हमने ऑब्जर्व किया हर बार इक्वल मोल गायब हो रहे हैं। इक्वल मोल कब गायब होते हैं? जीरो ऑर्डर में, तो ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है? हमारा टॉपिक चल रहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट फैक्टर था कंसंट्रेशन, वो मैंने खत्म कर दिया। क्लियर? अब हम टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे, टेम्परेचर वाला। ये टेम्परेचर वाला भी उतना इंपॉर्टेंट है। पहले मैं एक थ्योरेटिकल लाइन बोलूं, टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। ट्रू की फॉल्स? चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो एंडोथर्मिक हो कैसी भी हो, एकदम ट्रू है ये बात। टेम्परेचर बढ़ाओगे हमेशा रेट बढ़ेगी, चाहे एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। अब हमें रीजन जानना है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। ओके, ये थ्योरी क्या है सुनो। इसमें यह बताया गया कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, जैसे ये रिएक्शन है, ए और बी मिलके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए ए और बी इसके बीच में कोलिजन होना जरूरी है। जब ये कोलिजन करेंगे तो ही प्रोडक्ट बनेगा। पहली बात समझ गए? बोलते नहीं हो कुछ? हाँ, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स होनी चाहिए तब ही प्रोडक्ट बनेगा। अगली बात आई कि कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ बैरियर्स होते हैं वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। ये बैरियर्स दो टाइप के होते हैं। पहले का नाम है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या है? कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होंगी तो उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, है ना। एक सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। अगर सफिशिएंट एनर्जी हुई और उनके बीच में कोलिजन हुई तो ही प्रोडक्ट बन सकता है ना। हमने एक लाइन बना रखी है, इस लाइन से ऊपर एनर्जी होनी चाहिए तब तो प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बात समझे? उस एनर्जी का नाम पता है किसी को? एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी को आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो ये जो रिएक्शन है H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब अगर आप इसको एक बार इनिशिएट कर दें तो अपने आप होती रहेगी। एंडोथर्मिक तो क्या करना पड़ेगा, एनी टाइम आपको हीट देनी पड़ेगी। जैसे आपने हीट देना बंद किया, रिएक्शन वही बंद। जबकि एक्सोथर्मिक को एक बार हीट दे दो, जैसे कंबशन होता है ना, एक बार शुरू कर दो, फिर अपने आप होता रहता है। बात समझ गए? अगर ऐसा होता तो फिर तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन होती ही नहीं। एटमॉस्फेयर में ये दोनों गैसेस हैं, ये तो काफी ज्यादा अमाउंट में है, 20% के आसपास, ये काफी कम अमाउंट में है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होता और ये रिएक्शन खत्म होके हाइड्रोजन फिनिश हो जाती। लेकिन एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है। क्यों है? क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के पास, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तो उनसे रिएक्शन नहीं होगी, चाहे वो कितना ही ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कितनी कोलिजन कराइए, जब तक एक्टिवेशन एनर्जी ना दोगे रिएक्शन नहीं होगी। जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है उनको हम बोलते हैं एक्टिव पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टिकल्स। और एक्टिव पार्टिकल की कोलिजन ही प्रोडक्ट बना सकती है। मेरी बात समझे? एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे समझते हैं ये देखना आप लोग। मैं दो ग्राफ से समझाऊंगा इसको। पहला ग्राफ है, मैं एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और यहां प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का। मान लीजिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ये है, यहां पे ए एंड बी, या आर लिख देता हूं कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, और ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को भी कुछ नाम दे दो, सी है ना, प्रोडक्ट सी, रिएक्टेंट ए प्लस बी। देखकर बताओ कि ये जो ग्राफ है या ये जो मैं बना रहा हूं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक कैसे पता चला? क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट के पास 100 थी, इसके पास 80 बची, मतलब 20 रिलीज हो गई। यहां से देख के पता चल रहा है? ओके। लेकिन फिर भी इस रिएक्शन को करवाना है तो पहले आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ग्राफ किसमें है? पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट के पास इतनी तो पहले से ही थी, इतनी आपने एक्स्ट्रा दी है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो पूरा डिफरेंस है यहां से लेके यहां तक का, ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी अपने काम की नहीं है। हमें किससे मतलब है? थ्रेशोल्ड इसलिए काम की नहीं है कि कुछ तो उनके पास थी पहले से, अब हमने कितना दिया वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो समझ गए ना? थ्रेशोल्ड इसलिए काम की नहीं है क्योंकि ये रेफरेंस से शुरू करा है आपने, रेफरेंस से शुरू करा है, तो इससे यहां से यहां तक इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि उनके पास पहले कितनी थी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। बात समझ गए? एक ग्राफ होता है बच्चों, जो 11th क्लास में शायद आपने पढ़ा था, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। पढ़ा था क्या? कि अगर उसमें यह था कि मान लो एक कंटेनर है और उसमें खूब सारे पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स। क्या ये सारे के सारे गैस पार्टिकल्स, एक टेम्परेचर फिक्स है T इक्वल टू 300 केल्विन, क्या सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही वेलोसिटी से चलते रहते हैं? नहीं ना। कुछ पार्टिकल्स बहुत फास्ट चल रहे होते हैं, कुछ मॉडरेट चल रहे होते हैं, कुछ वेरी स्लो चल रहे होते हैं। अधिकतर पार्टिकल्स किससे चल रहे होंगे? मॉडरेट से। वेरी फास्ट वाले बिल्कुल कम होते हैं, वेरी स्लो वाले बिल्कुल कम होते हैं। ये ऐसा ही कर्व है जैसे कि अपन है ना स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस का ग्राफ बनाए, है ना, यहां लिखा है इंटेलिजेंसी इधर और यहां लिखा है उनका नंबर, तो पता चलेगा कि वेरी वेरी इंटेलिजेंट थोड़े से मिलेंगे, है ना, वेरी वेरी पुअर वो भी थोड़े से मिलेंगे, मोस्टली क्या मिलेंगे? मॉडरेट मिलेंगे। हाइट का ग्राफ बना लो, इधर लिखो हाइट, इधर लिखो नंबर, एकदम छोटे छोटे वो तो रेयरली मिलेंगे, एकदम 7 फीट वाले वो भी रेयरली मिलेंगे, अधिकतर क्या मिलेंगे? वही मॉडरेट। बिल्कुल ऐसे ही वेलोसिटी ग्राफ, जो ग्राफ वेलोसिटी का होगा वैसा ही काइनेटिक एनर्जी का होगा।
सही बात है ना, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और नंबर बोल दो या फ्रैक्शन बोल दो, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, इसमें ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा ग्राफ आता है। ये काइनेटिक एनर्जी ग्राफ है, वो पोटेंशियल का था। बात समझ गए? और अभी जो मैंने आपसे बोला था इंटेलिजेंसी का, हाइट का, वो सारे ग्राफ ऐसे ही आएंगे। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब मान लीजिए कि जब इतनी काइनेटिक एनर्जी आप दे देते हो, इतनी काइनेटिक एनर्जी, तब वो काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाती है। मान लीजिए कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, है ना। अच्छा, यहां आपको देख के पता चल रहा है ना कि लो काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल बहुत कम है, वेरी हाई के बहुत कम है। देखना, ये लो काइनेटिक एनर्जी है, ये उनका नंबर है। ये वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी है, ये उनका नंबर है। नंबर काफी कम है, मॉडरेट वाले। आपने बोला कि ये है ना, ये काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है। तो इस रीजन के जो भी पार्टिकल्स हैं उनको आप क्या बोलेंगे? एक्टिव पार्टिकल्स। सही बात है कि नहीं है? ये पार्टिकल्स इधर वाले अगर कोलिजन करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ये पार्टिकल्स अगर कोलिजन करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे। मैक्सवेल ने कितनी बड़ी इक्वेशन लिखी थी, है ना, उस बेसिस पे डिफरेंशिएशन से उसने इन फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करा, और वो जो फ्रैक्शन आया ना, वो आया ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। वो क्या है? वो है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स। कितना? ई रेस टू पावर ई ए बाय आर टी। ये आपको डायरेक्टली याद करना है, और याद करना ही है। मैं आपसे पूछूं परसेंटेज ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स, क्या लिखोगे बताओ? अरे किसी के मान लो 50 में से 40 मार्क्स आए, तो टीचर कैसे लिख देता है? 40/50, जिसका मतलब क्या होता है? 0.8। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रैक्शन को। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हो? तो यही तो पूछ रहा था मैं आपसे, ई ए बाय आर टी इंटू 100। ऐसा क्वेश्चन भी मॉड्यूल में है, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स, जो हमें याद करना है डायरेक्टली। ये बात समझ में आ गई? अब इस इक्वेशन से आप समझ सकते हो क्या कि टेम्परेचर बढ़ेंगे तो रेट कैसे बढ़ेगी? देखिए, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब टी को बढ़ाया, टी को बढ़ाओगे तो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है। समझ गए ना? टी को बढ़ाने पर फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स बढ़ेगा क्योंकि नेगेटिव साइन है। फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव पार्टिकल बढ़ेंगे तो एक्टिव पार्टिकल्स की कोलिजन भी बढ़ेंगी। पहले 10 पार्टिकल कोलिजन करने वाले थे, अब 50 पार्टिकल कोलिजन करने वाले हैं, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ये बात समझ में? टाइम हो गया ना? आज अपन यही रोकते हैं, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिर बच्चों, आप कंसंट्रेशन वाला होमवर्क है ना, वो कर सकते हो पूरा। स्पेशली जो आपको पहले डाउट आए थे, है ना, वो आप एक बार करके देखिए, यहाँ लेकर आओ, मैं भी बता दूंगा। वैसे सॉल्यूशन है भी, है ना, मुझसे भी पूछ सकते हो।